हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस एकेडमी। आपको मालूम है कि आपके नवंबर महीने का असाइनमेंट रिलीज़ कर दिया गया है। ये हमारा चौथा असाइनमेंट है। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों बच्चों के लिए नवंबर महीने के असाइनमेंट्स रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो आप सीजी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के सारे असाइनमेंट्स चेक कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी हम मैथमेटिक्स के डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आपको मेथड भी बताएंगे कि किस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि सारे सॉल्यूशंस आपको समझ में आए और आपको उनको बनाते भी बने। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ इसको कहीं से कॉपी करके नोट कर लेना है और जाके सबमिट कर देना है। असाइनमेंट के क्वेश्चंस हर बार की तरह इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, जो कि इस साल पूरी संभावनाएं बन रही हैं होने की, तो फिर ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इसलिए सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बनाइएगा, बहुत समझ के बनाइएगा और मेथड को समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार 5 ही क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट में पूछे गए हैं मैथमेटिक्स में और 3 चैप्टर से ये क्वेश्चंस आए हैं। पहला जो है हमारा चैप्टर नंबर 11 सिमिलैरिटीज़ का जो चैप्टर है, सिमिलैरिटीज़ इन ट्राइंगल्स का, उसमें से आपके क्वेश्चंस बनाए गए हैं कंगुरेंसी और सिमिलैरिटी के चैप्टर से। दूसरा जो है वो आपका चैप्टर नंबर 12 है सर्कल एंड टेंजेंट्स, वहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। और तीसरा हमारा चैप्टर नंबर 13 जो है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, वहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। तो इन 3 चैप्टर से असाइनमेंट नंबर 4 यानी नवंबर के असाइनमेंट के क्वेश्चंस बनाए गए हैं मैथमेटिक्स में। तो मैं आपको बताता भी चलूँगा कि कौन सा क्वेश्चंस आपकी बुक में कहाँ से आए हैं, तो आप उसको बुक में भी इजीली ढूंढ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट किया है बोर्ड में, अभी आपको दिखने लगेगा, मैं यहाँ से हटूँगा साइड में। तो और ये क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 11 से आया है और ये एग्जाम्पल से पूछा गया है। एग्जाम्पल नंबर 6, 11वें चैप्टर का 6वां एग्जाम्पल, और ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 257 में, 257 नंबर के पन्ने में। मैं इंग्लिश मीडियम की बुक से बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसे देख करके फॉलो कर सकते हैं। लैंग्वेज का बस अंतर है, ठीक है, बाकी मेथड तो वही है समझाने का, लिखने का। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 11वें चैप्टर से 6वें एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर है, देखिए। क्वेश्चन है पहला, ABC इज ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है ABC, फटाफट बनाते भी चलते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। एक ट्राइंगल हम यहाँ पर बना लेते हैं। सिमेट्रिक ट्राइंगल आप कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा ट्राइंगल यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ट्राइंगल किसी भी टाइप का हो सकता है क्योंकि टाइप उन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो इस ट्राइंगल का नाम हम यहाँ रख देते हैं ट्राइंगल ABC। पहली शर्त पूरी हो गई। अब आगे देखिए, वेयर AD इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। एक हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, उस लाइन का नाम होगा AD, और किस साइड पर खींचना है, BC पर। AD हमको बनाना है किसके ऊपर, BC वाली लाइन के ऊपर। BC वाली लाइन ये है और A पॉइंट ये है, तो यहीं से AD लाइन खींची जाएगी जो कि BC पर 90 डिग्री होगी परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन इस BC पर खींचा। परपेंडिकुलर बोले तो ये एंगल कितना हो जाएगा दोनों तरफ से, 90, और इस पॉइंट का हमने नाम रख दिया जहाँ पर ये BC में मिलता है D। तो ये हमारी लाइन बन गई AD। तो ये शर्त भी पूरी हो गई, AD इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्वेश्चन कहता है देन प्रूव दैट, हमको ये वाली चीज प्रूव करनी है, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है। अब एक चीज़ आप याद रखिए, जब भी कभी आपको ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री दिखे, क्या दिखे, 90 डिग्री, 90 डिग्री। देखिए अभी ये सिंगल ट्राइंगल था और हमने ये वाली लाइन जब खींची AD, तो इसमें 2 ट्राइंगल बन गए। दिस इज ट्राइंगल 1 एंड दिस इज ट्राइंगल नंबर 2। 2 ट्राइंगल बन गए। दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री का दिख रहा है। मैं आपको ये पहचान बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चंस को पहचानते हैं। एक एंगल 90 यहाँ दिख रहा है, एक एंगल 90 दूसरे ट्राइंगल में दिख रहा है, और जो चीज़ प्रूव करके लानी है उसमें स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि एक एंगल ट्राइंगल का 90-90 दिखे और जो चीज़ हमको सॉल्व करनी है उसमें स्क्वायर दिखे, तो पक्का समझ जाइए वहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया जा रहा है। पाइथागोरस प्रमेय सबको आता है, आप सब पढ़ चुके होंगे मुझे उम्मीद है, और आपने नहीं भी पढ़ा है तो हमारे इस चैनल जीनियस एकेडमी में आपके सारे कोर्सेज अवेलेबल है मैथमेटिक्स के। आपको किसने रोक रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाइए अपनी स्टडी पूरी कीजिए। 2-3 महीने के बाद आपको एग्जामिनेशन लिखना है, ठीक है,
फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स डले हुए हैं, सारे एग्जाम्पल, सारे ट्राई दिस, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़िए मन लगा के। कोई डाउट आता है कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, हम आपके डाउट जरूर सॉल्व करेंगे। तो ये टेक्निक समझ में आ गई। एक एंगल 90 का हो और स्क्वायर दिए हो सॉल्यूशंस में, यानी जो चीज प्रूव करनी है, तो हमको क्या लगाना है, पाइथागोरस। और पाइथागोरस थ्योरम हमेशा कहाँ लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। दो राइट एंगल ट्राइंगल हमको दिख रहे हैं, एक है ADB और दूसरा है ADC। तो दोनों ट्राइंगल में बारी बारी से पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। चलिए इसको शुरू करते हैं, प्रूफ करना है हमको। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे, जो मैथमेटिक्स का उसूल है। गिवन में हमको क्या दिया हुआ था, एक ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, ये हमको गिवन था, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, हमने AD खींचा है BC पर परपेंडिकुलर। तो हमने क्या किया है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ये नोटेशन देख लीजिए, ये परपेंडिकुलर के लिए साइन हम यूज करते हैं, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो हमारे पास दो तरह के ट्राइंगल हो गए और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। अब हम दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आप देखिए बारी बारी से। हाँ, इन ट्राइंगल कौन सा, इसको राइट ट्राइंगल लिख लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ADB, ये वाला पहला ट्राइंगल ADB, इसमें हम पाइथागोरस लगा रहे हैं। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। चलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आंसर है हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। हाइपोटेनियस किसको बोलते हैं, तो आंसर है 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो हमारा हाइपोटेनियस हो गया AB, तो हम इसका स्क्वायर लेंगे, AB का स्क्वायर। बाकी की दो साइड कौन सी बची, एक साइड बचा हमारा BD और एक साइड हमारा बचा AD। तो हम इन दोनों के स्क्वायर का सम कर देंगे, AD का स्क्वायर प्लस नीचे कौन सी साइड है, BD का स्क्वायर। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन जो हमने पहले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा के बनाया, ठीक है। अब हम दूसरे ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे। दूसरे ट्राइंगल में हाइपोटेनियस कौन होगा, 90 के सामने ये वाली साइड AC, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का नाम ADC, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। और इसमें हाइपोटेनियस कौन है, AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। परपेंडिकुलर इज AD प्लस DC, इन दोनों का स्क्वायर। तो अगेन यहां पर क्या हो गया, AD का स्क्वायर प्लस DC बोलिए या CD बोलिए, यहां हमको CD चाहिए तो इसको हम CD लिख लेते हैं, CD का स्क्वायर। ये देखिए AD का स्क्वायर प्लस CD का, इसको DC भी लिख सकते हैं, CD भी लिख सकते हैं, कुछ भी। हमको यहाँ CD दिया हुआ है तो हम भी उसको CD लिख लेंगे, ठीक। अब ये दो हमारे पास इक्वेशन बन गए। अब आगे क्या करेंगे, आगे के लिए देखिए हमको क्या करना है। अब हमको जो चीज प्रूव करके लानी है उसको देखना है, यही चीज हमको प्रूव करनी थी। इसमें हमको AB स्क्वायर के साथ CD स्क्वायर प्लस करना है, AB स्क्वायर के साथ CD स्क्वायर। तो देखिए इक्वल के इस तरफ AB और CD दिख रहे हैं। हम जो दो इक्वेशन बना के लाए हैं, हमको एक तरफ AB तो दिख रहा है, ये जो लेके आनी है, लेकिन दूसरी जगह AC दिख रहा है, CD नहीं दिख रहा। तो आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करके देखिए, AC यहाँ है, इस AC का साइन क्या है, प्लस। एक स्टेप पहले सोचिए, ये AC इस तरफ रहा होगा तो किस साइन के साथ रहा होगा, माइनस। देखिए ये कैसे रहा होगा, AB स्क्वायर, ये इधर प्लस में है, इक्वल के इस तरफ आया होगा तो क्या हो गया होगा, माइनस। ये इधर BD है और ये CD इधर प्लस में है, उधर चला गया होगा तो क्या हो गया ये माइनस CD स्क्वायर। और अगले स्टेप में AC को उधर भेज दिए होंगे, CD को इधर भेज दिए होंगे, तो ये ऐसे बन गया होगा। देखिए AC निगेटिव है, उधर जाके क्या हो गया होगा, पॉजिटिव। CD उस तरफ निगेटिव रहा होगा, इस पर आया होगा तो क्या हो गया होगा, पॉजिटिव। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है, ये बनाना। अगर ये बन गया तो AC उधर भेज देंगे, CD इधर बुला लेंगे, ये जो चीज हमको दी है वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास AB है, हमारे पास AC है। AB स्क्वायर में AC स्क्वायर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट।
तो हम पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए। राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस होगा, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा। देखिए AB स्क्वायर में AC स्क्वायर माइनस हो गया, ये बीच का इक्वल लगाया, ये वाले पोर्शन से AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर में कौन माइनस होगा, ये पूरी चीज। अब ये एक से ज्यादा टर्म है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि सामने माइनस है, माइनस होने से सबके साइन चेंज होते हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिखना है। दिस इज AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये हो गया जी। ओके, अब ब्रैकेट खोलते हैं हम। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस माइनस माइनस AD स्क्वायर प्लस माइनस माइनस CD स्क्वायर। देखिए AD स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर माइनस में कैंसल, क्या चीज बचा, यहाँ पर बचा BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, और यहाँ पर क्या चला आ रहा है, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, हम इस सिचुएशन पर पहुंच गए हैं और अब इसके बाद की स्टेप में क्या करना है, AC को उस तरफ, CD को इस तरफ। तो हम AC को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, CD को इधर, तो ये क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर। देखिए CD इधर माइनस में है, इक्वल किस पर आएगा, तो पॉजिटिव। AC इधर निगेटिव है, उधर जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पहले से BD स्क्वायर है, AC निगेटिव, उस तरफ जाकर के पॉजिटिव हो गया, AC का स्क्वायर। और देखिए यही चीज तो हमको लेके आनी थी और ये हमारा प्रूव हो गया। प्रूफ, देखिए यही स्टेटमेंट हमको प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम बनाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन भी है हमारे एग्जाम्पल क्या कहते हैं आपके चैप्टर नंबर 11 से ही है, सेम चैप्टर से, और ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल नंबर 1 का। पहला उदाहरण जो आपके 11वें चैप्टर में दिया है, एग्जाम्पल नंबर 1, जो आपको पेज नंबर 242 में मिल जाएगा आपकी टेक्स्ट बुक में, इंग्लिश मीडियम में। तो ये आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 भी एग्जाम्पल से आया था, 6वां एग्जाम्पल, और क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका एग्जाम्पल से आया है, पहला एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए इस एग्जाम्पल को बनाते हैं। बोर्ड में देखिए क्वेश्चन मैंने नोट किया है। हमारा क्वेश्चन है, इफ एनी लाइन इंटरसेक्ट कंटिन्यूअसली at a point D and E of side AB and AC of a triangle ABC and parallel to the side BC, then prove that AD upon AB is equal to AE upon EC। बुक में जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन के जो शब्द हैं थोड़े हिले डुले हैं, आगे पीछे हैं, यहाँ पर आगे पीछे हैं, यानी ये मैच नहीं करेगा थोड़ा बहुत, लेकिन क्वेश्चन वही है, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। शब्दों को तो इधर उधर किया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, ध्यान से पढ़ के देखिए इसका क्या मतलब है। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल बनाया। दिस ट्राइंगल इज सपोज दिस इज साइड A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C। सो दिस साइड इज AB, दिस इज AC, दिस इज BC। ठीक है, तो एक ट्राइंगल हमने बना लिया। अब क्वेश्चन ये बोलता है, इफ एनी लाइन intersecting continuously at point D and E of side AB and AC, यानी कोई एक लाइन ऐसी आए जो AB वाली साइड को कहां से काट के गुजरे, आंसर है D पॉइंट से, ये D पॉइंट, और AC वाली लाइन को कहां पे काट के गुजरे, E पॉइंट पे। तो सपोज ये E पॉइंट कर दिए हम, ठीक, ये हमारा D पॉइंट हो गया और ये हमारा E पॉइंट हो गया। D पॉइंट हमने AB लाइन में बनाया और AC लाइन में E पॉइंट बनाया। अब एक लाइन ऐसी आ रही है जो AB को D पर काट के गुजरती है और AC को E पर काट के गुजरती है, और वो गुजरने वाली लाइन किसके पैरेलल है, आंसर है कि जो तीसरी साइड बच गई ट्राइंगल की जिसको काट नहीं रही है उसके पैरेलल होके जाती है, इस BC के पैरेलल। तो यहां से एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे ये वाली लाइन AB को कहां पे काट के गई, D पर, AC को कहां पे काट के गई, E पर, और देखिए BC के साथ कैसे है ये पैरेलल। सो दिस लाइन इज पैरेलल टू BC which is intersecting at D point on AB and it intersect at E point on the AC। ये सिचुएशन क्वेश्चन ने बोला, तो हमको ये बोला जा रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो प्रूव करके बताइए A अपॉन D और AD डिवाइडेड बाय DB। ओके, AD डिवाइडेड बाय AB
किसके बराबर होगा? AE डिवाइडेड बाय AC के बराबर होगा। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देखिए, किस किस चीज का हमको रेशियो बराबर करना है, या कौन से प्रोपोर्शन हमको बराबर करने हैं, या किस साइड का रेशियो बराबर करना है। तो आंसर है इस साइड का रेशियो कैसे ले रहे हैं? AD, और फिर DB नहीं ले रहे हैं। देखिए AD इतना लिए और डिवाइडेड बाय ये फुल AB, तो इधर भी AE डिवाइडेड बाय ये फुल AC। तो ये दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं, और ये बेसिकली आप लोग जब ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपका पहला थ्योरम आता है, जिस थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो आपके एग्जाम में हर साल किसी न किसी रूप में पूछा ही जाता है। ये उसके ऊपर बेस्ड पहला एग्जाम्पल है आपके बुक में, तो इसको हम उससे बनाएंगे। लेकिन इस एग्जाम्पल को समझने से पहले आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। और मैं अभी तो वो नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं असाइनमेंट के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, इसलिए हम सिर्फ थोड़ा सा उसका ओवरव्यू बताते हैं। आपको अगर डिटेल लेक्चर चाहिए तो चैनल पे जाइए, चैप्टर 11 खोलिए, आपको सारे लेक्चर डिटेल के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें होता ये है कि किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं। एक साइड हो गई AB, एक साइड हो गई AC, एक साइड हो गई BC। 3 साइड में से किसी 2 साइड को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करके गुजरे, यानी काट के गुजरे, और गुजरने वाली लाइन ट्राइंगल के तीसरे साइड के साथ पैरेलल हो जाए, तो वो क्या करती है, जिस 2 साइड को काट के गुजरेगी उसको बराबर बराबर रेशियो में बांट जाती है। यानी अगर ये लाइन ट्राइंगल के तीसरे साइड के साथ पैरेलल है, ये जाने वाली लाइन, इस लाइन को हम DE बोल सकते हैं। तो अगर DE ट्राइंगल के इस साइड BC के पैरेलल है, तो जिस 2 साइड को ये लाइन काट के जाएगी उसको बराबर बराबर रेशियो में बांट जाएगी, सेम रेशियो में। यानी ये अपॉन ये करेंगे तो ये अपॉन ये के बराबर हो जाएगा। समझ आ रहा है? अगर मैं AD अपॉन DB करूं और AE अपॉन EC करूं तो दोनों रेशियो बराबर होंगे। या अगर मैं AD अपॉन AB करूं, यानी ये हाफ लेके ये फुल ले लूं डिवाइड में, यहां भी AE अपॉन AC करूं, ये हाफ लेके फुल ले लूं डिवाइड में, ये रेशियो भी बराबर होगा। यानी जैसे भी रेशियो आप लेंगे इस 2 साइड का हमेशा बराबर आएगा। यही है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, अब इसको कैसे बनाना है उस पर हम आते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन नोट करेंगे। गिवन में हमको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC। ठीक है, और हमको ये बोला जा रहा है कि एक लाइन DE है जो किसके पैरेलल है? BC के, जो यहाँ पे D को काटती है, यहाँ पे E को काटती है, उसको हम अभी नोट नहीं कर रहे। हम सिर्फ क्या बोलेंगे, एक लाइन DE है जो किसके पैरेलल गई? BC। ये वाली जो निशानी है ये किसके लिए यूज करते हैं हम? पैरेलल के लिए। तो ये D लाइन किसके पैरेलल है? BC की। ये एक्स्ट्रा पोर्शन आप चाहे तो मिटा सकते हैं, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना यहां से यहां तक भी बनाएंगे तो चलेगा। ठीक, D पैरेलल टू BC। अब इसने किसको कहां पे कट किया? तो देखिए DE इंटरसेक्ट AB एंड AC एट पॉइंट D एंड E रेस्पेक्टिवली। यानी इस D लाइन ने AB को कहां पे काटा? D पर। AC को कहां पे काटा? E पर। ये हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमको लेके आना है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहां पर, टू प्रूव। जो चीज हमको प्रूव करनी है, क्या प्रूव करना है? आंसर है AD अपॉन AB किसके बराबर? AE अपॉन AC के बराबर। ये हमको प्रूफ करके लाना, ये हमारा टारगेट है। ठीक, अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ यहां से प्रूफ हम कैसे लगाएंगे? प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई लाइन ट्राइंगल के तीसरे साइड के साथ पैरेलल होकर के जाएगी तो बाकी के 2 साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर जाएगी। उसको हम शॉर्टकट में ऐसे लगा सकते हैं। देखिए यहां हम लिखेंगे सिंस DE इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर ये जो 2 साइड हैं ये क्या हो जाएंगे? बराबर रेशियो में विभाजित हो जाएंगे। तो इनको हम इक्वल रेशियो में लिख लेते हैं। देयरफॉर यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कौन कौन से रेशियो बराबर हो जाएंगे? आंसर है AD अपॉन DB। अगर मैं इधर ये अपॉन ये ले रहा हूं तो इधर भी क्या लूंगा? AE अपॉन EC। ये दोनों बराबर हो जाते हैं। AD अपॉन DB
किसके बराबर हो जाएगा, उधर AE अपॉन EC के बराबर। ये दो रेशियो आपस में बराबर हो गए। लेकिन हमको ये तो प्रूव नहीं करना। हाँ, यहाँ हमको ऊपर में AD दिख रहा है, यहाँ भी AD दिख रहा है, ठीक है। यहाँ ऊपर में AE दिख रहा है, यहाँ भी AE दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ अटक रहा है हमारा, नीचे DB दिख रहा है और हमको प्रूव क्या करके लाना है, AB। यहाँ नीचे EC दिख रहा है और हमको क्या लेके आना है, AC। तो हमको इस डिनोमिनेटर को AB और AC में कन्वर्ट करना है। अब कैसे करें कन्वर्ट, तो इसके लिए हम कुछ एप्लीकेशंस लगाते हैं जिसकी इजाज़त हमको मैथमेटिक्स देता है, और वो एप्लीकेशन है कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो। अब ये बड़े तूफानी शब्द लगते हैं लेकिन है बड़े छोटे छोटे चीज़ें। जैसे कॉम्पोनेंडो क्या मतलब है, 1 प्लस कर दो, डिविडेंडो क्या मतलब है, 1 माइनस कर दो, ठीक है। तो 1 प्लस करना 1 माइनस करना, दोनों तरफ अगर हम ऐसा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ 1 जोड़ते हैं, दोनों तरफ 1 माइनस करते हैं। अब इसमें हमको करना क्या है, देखिए अगला स्टेप हम यहाँ पे लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम इसको ऐसे पलट लेते हैं। देखिए अगर हम इसी में 1 1 जोड़ देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम समझिएगा, उसके बाद हम इसको बनाते हैं। AD अपॉन DB है, इसमें हमने 1 ऐड किया, यहाँ समझिएगा 1, और इस बार क्या है AE अपॉन EC, इसमें हमने 1 ऐड किया। जब आप 1 ऐड करोगे, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा तुम्हारा DB, और DB से DB डिवाइड हुआ 1, 1 से AD मल्टीप्लाई हुआ AD, प्लस 1 से DB डिवाइड हुआ DB, DB से 1 मल्टीप्लाइड हुआ DB। सिमिलरली यहाँ भी यही प्रोसीजर AE, अब आप समझ गए, ये EC इधर ऐड हो जाएगा डिवाइडेड बाय EC। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम ऐसे 1 ऐड कर देते हैं तो ऊपर क्या बन गया, AD प्लस DB। AD प्लस DB क्या चीज़ है, A से लेके D प्लस D से लेके B, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, AB। AD प्लस DB, ये टोटल हो गया AB। तो AD प्लस DB को हम क्या लिख लेंगे, AB डिवाइडेड बाय DB। सिमिलरली AE प्लस EC को क्या लिखेंगे, A से लेके E AE और E से लेके C EC। AE प्लस EC कितना हो गया, ये पूरा AC। तो इस चीज को ऊपर क्या लिख लिए, AC डिवाइडेड बाय EC। ठीक, क्या हमको ये प्रूव करके लाना था, आंसर है नो। देखिए AD अपॉन AB है, इसमें हमको AB दिख रहा है ऊपर में, यहाँ AB नीचे है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको पलट देते हैं। ऐसे पलटना भी अलाउ है, रेसिप्रोकल लेना, ऐसे पलट दिए तो ये चीज हमारी क्या बन गई, ये हमारा बन गया DB ऊपर हो गया और AB नीचे हो गया। यहाँ भी EC ऊपर हो जाएगा और AC नीचे हो जाएगा। लेकिन देखिए क्या यही लाना था, डिनोमिनेटर में AB और AC तो बन गया, AB और AC तो बन गया, लेकिन न्यूमरेटर गड़बड़ा गया। न्यूमरेटर में यहाँ DB बन गया जबकि हमको AD बनाना था, न्यूमरेटर में यहाँ EC बन गया जबकि हमको AE बनाना था। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने ऊपर वाले को क्या बनाया है, आंसर है AB, ऊपर वाले को AB बनाया है, और बाद में हमने उसको पलटा तो AB नीचे चला गया। नीचे वाली चीज तो ठीक दिख रही है लेकिन ऊपर वाली चीज बदल जा रही है, इसलिए हमको ऐसा नहीं करना। हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको यहीं पे ऐसे पलट लेंगे। पलटने का फायदा क्या होगा, देखिए दोनों को रेसिप्रोकल लीजिए, यहां लिखेंगे टेक रेसिप्रोकल, पलट दीजिए। पलटेंगे तो ये हो जाएगा DB अपॉन AD और ये हो जाएगा EC अपॉन AE। दोनों को ऐसे पलट दिए, पलटने के बाद दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, DB अपॉन AD प्लस 1, इधर भी 1 ऐड कर दिए, EC अपॉन AE प्लस 1। अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा, इसको समझिए, ठीक है। देखिए जल्दी से इसको बनाते हैं। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ कि ये AD यहाँ ऐड हो जाएगा ऊपर वाले के साथ। एलसीएम ले रहे हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। AD और 1 का एलसीएम कितना आया, AD। अब AD से AD डिवाइड हुआ 1 और उस 1 से इस न्यूमरेटर DB को मल्टीप्लाई किए तो DB प्लस ये वाला प्लस, 1 से AD को डिवाइड किए AD और AD से 1 ये वाला मल्टीप्लाई हुआ तो AD। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर अब आप प्रोसीजर समझ गए, EC प्लस AE यहाँ आके जुड़ जाएगा और डिवाइडेड बाय AE। जरा देखिए DB प्लस AD क्या चीज़ है, DB, ये देखिए D से लेके B और ये है AD, A से लेके D, तो D से लेके B ये लेंथ है और A से लेके D ये लेंथ है, दोनों जुड़ेंगे तो ये AB बन जाएगा। तो हमने इस ऊपर वाले टर्म को क्या लिख लिया, AB डिवाइडेड बाय AD इज इक्वल टू EC प्लस AE, E से लेके C ये चीज़ है और A से लेके E ये चीज़ है, दोनों जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, AC। तो ये ऊपर वाला टर्म क्या हो गया, हाँ ये AE है ना,
हाँ, ऊपर वाला टर्म क्या हो गया, AC और डिवाइडेड बाय क्या है, AE। ठीक, अब देखिए AB हमको मिल गया, AC हमको मिल गया, दिख रहा है, और AD हमको मिल गया, AE हमको मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम है ये ऊपर नीचे है, तो इनको एक बार और पलट दीजिए, देयरफॉर रेसिप्रोकल फिर से, तो ये क्या हो गया AD अपॉन AB और ये क्या हो जाएगा AE अपॉन AC। देखिए इसी चीज को हमको प्रूव करना था ये। ठीक, तो ये प्रूव करने के लिए अगर हम डायरेक्ट 1 ऐड करते तो आंसर हमारा कुछ और आता, इसलिए पहले रेसिप्रोकल करेंगे उसके बाद 1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आपको कहां तक नोट करना है, आपको सिर्फ यहां तक नोट करना है, ये एक्स्ट्रा पोर्शन आपको समझाने के लिए था, ये मैं रब कर दे रहा हूं। ठीक, चलिए यहां तक आप नोट कर सकते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर 12 से आया है, सर्कल एंड टेंजेंट नाम का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, और ये क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज नंबर 1 से आया है। एक्सरसाइज नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए हैं, तो उसका फर्स्ट पार्ट है। फिर से चैप्टर नंबर 12 सर्कल एंड टेंजेंट का, उसमें एक्सरसाइज नंबर 1 पहली प्रश्नावली, उसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। ये आपको पेज नंबर 273 में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का रेडियस निकालना है। रेडियस त्रिज्या को बोलते हैं, हिंदी में भी क्वेश्चंस दिया आप देख सकते हैं PDF में। तो सबसे पहले तो हम एक सर्कल बना लेते हैं जिसके रेडियस की बात हमको करनी है। ठीक है, ये सपोज एक सर्कल है और ये इस सर्कल का सेंटर है, इस सेंटर का हमने नाम रख दिया O। ठीक, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल हमने बना लिया। अब इसमें क्या क्या दिया है देखिए, इफ देयर लेंथ ऑफ कॉर्ड किसको कहते हैं, आंसर है कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को 2 जगह छूती है, यानी सर्कल के सरकमफ्रेंस को 2 जगह टच करने वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन, उसको कॉर्ड बोलते हैं। तो कहीं पर भी हम एक कॉर्ड बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, तो इस लाइन ने सर्कल को यहां भी छुआ और यहां भी छुआ, तो सरकमफ्रेंस को ये लाइन कितनी जगह टच करती है, 2, इसलिए हमारे डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या है, कॉर्ड। हम इसका कुछ नाम रख देते हैं, यहाँ इस पॉइंट का नाम A रख दिए, इस पॉइंट का नाम B रख दिए, तो AB हमारा क्या हो गया, कॉर्ड। अब देखिए, इफ देयर लेंथ ऑफ कॉर्ड, यानी इसकी लंबाई दी हुई है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, एंड डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन, व्हाट इज ओरिजिन, ओरिजिन सेंटर को कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन इज 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, पहले किसकी बात की जा रही थी, कॉर्ड की लेंथ की, तो ये जो पहला डाटा होगा ये किसकी लंबाई हो जाएगी, कॉर्ड की, AB। तो इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन बनाते हैं। गिवन में हमको दिया है ए सर्कल विथ सेंटर O, उसके बाद लेंथ ऑफ कॉर्ड, और कॉर्ड का नाम हम क्या रख चुके हैं, AB। इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज ये जो 3 सेंटीमीटर है, ये क्या चीज है, तो आंसर है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड कॉर्ड। यहां दिया लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन, यानी ये कॉर्ड और इस ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस, सो दिस इज द डिस्टेंस। और याद रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सेंटर से कॉर्ड पर जब भी डिस्टेंस बनाना होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसको याद भी रखिए कि सेंटर से जब भी किसी कॉर्ड पर हम ये डिस्टेंस बनाते हैं, ये डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर। ये दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस हमको कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। ये इसका हम कुछ नाम रख देंगे, सपोज इसका नाम हमने रख दिया M, ये वाला पॉइंट O से लेके M। ठीक है, और AB, A से लेके B, ये पूरा कितना दिया हुआ है हमको, 8 सेंटीमीटर। A से AB ये पूरा 8 सेंटीमीटर लंबा है, और सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ओके। अगली चीज जो गिवन में हमको लिखनी है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और इसका नाम हमने रखा है OM, और इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेडियस R, ये कितना होगा। रेडियस किसको कहते हैं, तो आंसर है सेंटर से
सरकमफ्रेंस को टच करने वाली लाइन रेडियस कहलाती है। तो वो रेडियस हम कहीं पर भी बना सकते हैं, जैसे ये सेंटर है, ये सरकमफ्रेंस का पॉइंट, तो ये रेडियस सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच करने वाला, ये क्या बन गया हमारा रेडियस, और यही रेडियस हमको निकालना है। उधर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं पर भी, ठीक है। अब ये 12वां चैप्टर है, और 12वें चैप्टर को सॉल्व करने के लिए चूंकि ये ज्योमेट्री है तो आपको थोड़ी बहुत थ्योरम यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम थ्योरम यूज़ करते हैं, देखिए कैसा थ्योरम। सेंटर से किसी कॉर्ड पर जब भी कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो वो उस कॉर्ड को 2 बराबर बराबर लेंथ में बाइसेक्ट कर देता है, तोड़ देता है। फिर से, जैसे ये एक लाइन है और ये सेंटर है, सेंटर से अगर इस लाइन पर परपेंडिकुलर आप गिराएंगे, यानी 90 डिग्री वाली लाइन गिराएंगे, तो इस लाइन की जो भी लेंथ थी, टोटल लेंथ, अगर ये लाइन 10 सेंटीमीटर लंबा था तो आपने O से M ये परपेंडिकुलर बनाया इस लाइन पर, तो ये 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन को ठीक बीचों बीच, यानी 5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी इक्वल लेंथ में ये इसको तोड़ देता है, बराबर बराबर लेंथ में बांट देता है। इसको बोलते हैं बाइसेक्ट करना। तो सेंटर से आने वाली परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट कर देती है, यानी 2 बराबर बराबर लेंथ में बांट देती है। अगर इसकी टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर है और ये परपेंडिकुलर इस पर गिर गया है, तो ये दोनों टुकड़े AM और MB कितने कितने के हो जाएंगे, 4 सेंटीमीटर के। तो A से लेके M कितना, 4 सेंटीमीटर, और B से लेके M भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। समझ आया? ये थ्योरम यहाँ पर हम यूज करते हैं। ठीक, अब मैं ये मिटा देता हूं और इसको हम एक लाइन में लिख लेते हैं। ठीक, यहां पे हम नोट करेंगे, देखिए, सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। कॉर्ड को क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट करने का मतलब, इसका मतलब ये है कि AM, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में, अगर ये स्टेटमेंट आपको नहीं लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सिंस OM इज परपेंडिकुलर टू AB। OM हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से आने वाला, और AB हमारा कॉर्ड है। अगर ये कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, तो आंसर है, होगा ये कि AB और सॉरी नॉट AB, ये AM और BM आपस में बराबर हो जाएंगे। AM और BM आपस में क्या हो गए, बराबर, और ये किसके बराबर होंगे, आंसर है AB का जो टोटल लेंथ होगा उसके आधे आधे, हाफ हाफ। तो ये दोनों किसके बराबर हो जाते हैं, आंसर है AB के हाफ के बराबर, AB जो भी है उसके हाफ के बराबर। अब AB था कितना, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का हाफ हमने किया, तो ये दोनों AM और BM दोनों कितने कितने के हो गए, 4 सेंटीमीटर के। तो हमने AM निकाल लिया। अब ध्यान से देखिए, हमको ये रेडियस निकालना है, ये वाली लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ 4 सेंटीमीटर है, और ये 90 डिग्री है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। और ये हाइपोटेनियस है, क्योंकि 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, तो हाइपोटेनियस हम निकाल लेंगे, वही रेडियस होगा। अब देखिए, नाउ इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल लिखेंगे इसको, इन राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, OMA, OMA बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, और हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर, OA किसके बराबर होता है, आंसर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर OM और प्लस बेस का स्क्वायर AM के स्क्वायर के बराबर। तो OM के स्क्वायर प्लस AM के स्क्वायर के बराबर। OA क्या चीज है, आंसर है, ये हमारा रेडियस है, इसको हम R लिख लेते हैं। सो दिस इज व्हाट, R का स्क्वायर। OM हमको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, AM हमने निकाला है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो R का स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर किसके बराबर आया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों जुड़ के हो गए 25, और ये R का स्क्वायर। अगले स्टेप में ये स्क्वायर उधर ट्रांसफर कीजिए, तो ये 25 का रूट हो गया, और नेक्स्ट स्टेप में जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 बाहर निकल के क्या होता है 5। तो ये हमारा रेडियस का वैल्यू आ गया।
रेडियस ऑफ सर्कल r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी हमारा चैप्टर नंबर 12 सर्कल एंड टेंजेंट से पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन किसी एग्जाम्पल से नहीं है, किसी एक्सरसाइज से नहीं है। ये क्वेश्चन बनाया गया है थ्योरम से, और आपका ये है थ्योरम नंबर 10 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, जो से लास्ट में टॉपिक दिया हुआ है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम है, थ्योरम नंबर 10, प्रमेय नंबर 10वां। उसका ये क्वेश्चन है, आपको पेज नंबर 286 में मिल जाएगा, 286 नंबर के पेज में। अब थोड़ा सा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। प्रूव दैट द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट एंगल यानी एक दूसरे के सामने जो एंगल होते हैं, उनका सम यानी उनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल नहीं है, साइक्लिक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? आंसर है एक ऐसे चार कोने का फिगर, जैसे चार कोने का फिगर रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है, ट्रेपीजियम होता है, ठीक है, ये सब चार कोने वाले फिगर होते हैं, रोम्बस। तो इनके जो कॉर्नर होते हैं, चार पॉइंट बाहर के किनारे, वहां से एक सर्कल पास हो सकती है, और इस क्वाड्रिलेटरल के चारों कोने, चारों कॉर्नर सर्कल के सरकमफ्रेंस पर ही आते हैं, ना सर्कल से बाहर ना सर्कल के अंदर, सरकमफ्रेंस पर ही रहते हैं। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसे चार कोने का फिगर जिसके चारों कोन, जिसके चारों कॉर्नर सर्कल के सरकमफ्रेंस पर आ जाएं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत ये होती है कि उसके अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 होता है। उसी चीज को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही बताया है कि क्वाड्रिलेटरल कैसा है, साइक्लिक, और उसके एंगल को 180 डिग्री प्रूव करना है हमको, अपोजिट एंगल्स का सम। तो सबसे पहले एक हम साइकिल बना लेते हैं, ऐसे सर्कल, और इसमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए क्या करना है हमको? आंसर है सरकमफ्रेंस पर 4 पॉइंट ले लीजिए, कोई भी एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, 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 ठीक है। ये हमारा सेंटर है सर्कल का। तो हमने एक थोड़ा इसको हम इर्रेगुलर भी लेंगे तो चलेगा, जैसे एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, इसका नाम हमने रख दिया A, इसका नाम रख दिया B, इस पॉइंट का C, इस पॉइंट का D, ठीक है। वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। और ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है, इसको हम बोलेंगे O, ठीक। अब हमको 4 पॉइंट सरकमफ्रेंस पर लेने हैं, इनको मिला दीजिए सारे पॉइंट्स को। तो एक हमने A और B को मिलाया, ये एक साइड बन गई। एक हमने B और C को मिलाया, ये एक साइड बन गई। ये एक हमने C और D को मिलाया, ये एक साइड बन गई। एक हमने D और A को मिलाया, ये साइड बन गई। देखिए 4 साइड का फिगर बना, 4 कोने वाला। ये एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, और चारों कॉर्नर सर्कल के ऊपर आए सरकमफ्रेंस में, इसलिए ये फिगर क्या कहलाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये हमको गिवन है, तो यहीं से शुरू करते हैं। ABCD is a cyclic quadrilateral। ओके, हमको क्या प्रूव करना है? देखिए, टू प्रूव हमको अपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूव करना है। जैसे अगर मैं एक एंगल A लेता हूं, तो इसका अपोजिट एंगल कौन होगा? C। तो A और C का सम कितना आना चाहिए? 180। अगर मैं एंगल B लेता हूं, तो B का अपोजिट एंगल कौन होगा? ये D। तो इन दोनों का सम 180 लाके दिखाना है, या इन दोनों का सम 180 लाके दिखाना है, ठीक है। तो हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है कि एंगल A प्लस एंगल C कितना होना चाहिए? एंगल A प्लस एंगल C 180 के बराबर। सिमिलरली B और D का सम भी कितना होना चाहिए? एंगल B प्लस एंगल D, इन दोनों का यानी इसका सम और इसका सम कितना आना चाहिए? दोनों 180 180 होने चाहिए। इन दो अपोजिट एंगल का सम या इन दो अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए। ये चीज हमको प्रूव करनी है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए हम अपना पुराना नॉलेज यूज में लाते हैं। पुराना नॉलेज बोले तो हमने ये पढ़ा है जूनियर क्लासेस में, इवन इस चैप्टर में भी है। इसको मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये एक पॉइंट सरकमफ्रेंस पर है, ये एक पॉइंट सरकमफ्रेंस पर है, तो इसको आप क्या बोलते हैं? AB। ये सर्कल का टुकड़ा यहां से लेके यहां तक, सर्कल के टुकड़े को बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। तो ये हमारा एक आर्क है AB, ये सर्कल का सेंटर है O।
तो इसके दोनों एंड पर पहुंचिए, एक लाइन यहां से खींचिए, एक लाइन यहां से खींचिए। ये जो बीच में एंगल बना, ये एंगल किसने बनाया? हम बोलेंगे इस आर्क ने बनाया। आर्क ने सेंटर में एंगल सबटेंड किया। सो दिस एंगल थीटा इज सबटेंडेड बाय आर्क ए बी। आर्क ए बी ने सबटेंड किया। सबटेंड करना मतलब बनाना, और सबटेंड करने के लिए शर्त है कि जो चीज बना रही है इस एंगल को, उसके दोनों एंड से एक एक लाइन सेंटर पर लाइए। तो हम बोलेंगे इस एंगल को इस आर्क ने बनाया है। ठीक है। सिमिलरली इसी दोनों इसी दोनों पॉइंट से एक एक लाइन हम यहां ले जाते हैं सरकमफ्रेंस पर, ऐसे ये। तो ये वाले एंगल को भी किसने बनाया? आंसर है इसी आर्क ने बनाया। तो जब एक आर्क दो जगह एंगल बनाता है, ध्यान से समझिएगा, एक आर्क दो जगह एंगल बनाता है, एक सेंटर में और एक इसके दूसरी तरफ। देखिए इधर भी एंगल बना सकता था ये आर्क, ऐसे ये वाला एंगल भी, लेकिन हम इसका मुंह और इसका मुंह, दोनों एंगल का मुंह आमने सामने हो जाते, ऐसा नहीं लेना, याद रखिएगा। सेम साइड एंगल नहीं होना चाहिए। एक एंगल अगर ऐसा बना है तो दूसरा भी ऐसे ही बनना चाहिए। आमने सामने मुंह नहीं होना चाहिए, सेम साइड हो सकता है एक जैसा। तो इस एंगल को भी इसी आर्क ने बनाया, इस एंगल को सरकमफ्रेंस में इसी आर्क ने बनाया, ए बी ने। तो इसकी एक खासियत ये होती है कि ये वाला आर्क सरकमफ्रेंस पर जितना एंगल बनाता है उसी का जस्ट डबल सेंटर पर बनाता है। शर्त यह है कि आर्क वही होना चाहिए। तो इसी आर्क ने यहां भी एंगल बनाया, इसी आर्क ने यहां भी एंगल बनाया, तो सेंटर में हमेशा कितना बनाएगा? यहां जितना बनता है उसका जस्ट डबल। अगर मैं बोलता हूं यहां बना है 30 डिग्री, तो यहां ये कितना बनाएगा? इसका डबल, कितना? 60। समझ आया? सरकमफ्रेंस में जितना एंगल बनता है उसका जस्ट डबल वही आर्क सेंटर में एंगल बनाता है। तो इस नॉलेज का यूज यहां पर हम करेंगे, और इसको बनाने के लिए हमको ये लाइन जोड़नी पड़ेगी एंगल दिखाने के लिए। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहां पे कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, क्योंकि एंगल के लिए हमको ये लाइन और ये लाइन चाहिए, इसलिए किसी दो पॉइंट से ये दो लाइन लाके सेंटर के साथ ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन, देखिए किसको किसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं ना, ये हमारा सेंटर है ऐसा। ए से हम लाइन ला रहे हैं ओ को ज्वाइन करने के लिए, ए से ओ को ज्वाइन कर दीजिए, सी से ओ को ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे ये। तो किसको किसको ज्वाइन कर रहे हैं जी अपन? एक हम सी और ओ को ज्वाइन कर रहे हैं, एक ओ और ए को ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन ए एंड सी विथ ओ। ए और सी को किसके साथ जोड़ दीजिए? ओ के साथ। यहां तक समझे? अब ये वाला नॉलेज हम यूज करेंगे, अभी इसको ध्यान में रखे रहिएगा। अब देखिए ना, मैं एक आर्क ले रहा हूं, कौन सा? ए बी सी। ये आर्क दिखा, ए से लेके सी तक, बी होते हुए इसलिए बी का नाम ले रहे हैं, ए बी सी यहां तक। इस आर्क ने यहां पे एंगल बनाया है, एंगल डी दिख रहा है। ये आर्क के दोनों एंड ए और सी, आर्क कौन सा है? ये वाला दिखाइए, ए सी। इससे दोनों लाइनें ये ऐसे गई यहां पर, तो ये वाला एंगल डी किसने बनाया है? इस आर्क ने बनाया है, इस एंगल डी को। तो ये आर्क जितना एंगल डी बनाएगा सरकमफ्रेंस में, इसी का जस्ट डबल कहां बनाएगा? यही आर्क, ये एक लाइन आई सेंटर पर, ये सेंटर पर आई, तो ये जो सेंटर में एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा? आंसर है जो भी यहां बना है उसी का डबल बनेगा। यही चीज तो यहां मैं समझा रहा हूं। ये वाला आर्क सरकमफ्रेंस में अगर 30 डिग्री बनाता है एंगल, तो यही आर्क सेंटर में कितना बनाता है? उसका डबल। ये हमारा थ्योरम कहता है। ठीक है। तो इस एंगल डी को किसने बनाया है? इस आर्क ने बनाया है, ए बी सी। तो यही आर्क सेंटर में कितना बनाएगा? डी का डबल। ठीक है। देखिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ देखिएगा ना, लिखते हैं यहां पे हम, सिंस सेम आर्क मेक डबल एंगल एट सेंटर, देन रिमेनिंग, डबल एंगल देन सिंस सेम आर्क मेक डबल एंगल एट द सेंटर, देन angle made on remaining part of circle। ये हमने थ्योरम लिख दिया। यानी
सर्कल के बचे हुए हिस्से में जितना एंगल बनता है उसी का जस्ट डबल एंगल सेम आर्क सेंटर में बनाता है। ये इस स्टेटमेंट का मतलब हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है सेंटर में, इस एंगल का नाम क्या होगा? AOC। ये किसने बनाया? आर्क ABC ने। ये किसके बराबर होगा? इस D से डबल होगा। तो जितना भी D होगा उसको 2 टाइम कर देंगे तो ये एंगल बन जाएगा। तो उसको हम 2 टाइम करते हैं। देखिए नाउ आर्क, और आर्क का सबसे बढ़िया रिप्रेजेंटेशन है ABC। ये ऊपर निशानी बना दीजिए, दिस इज आर्क। ये किसका सिंबल है? ABC। आर्क के दिखाने का तरीका, ऊपर में ऐसे एरो बना दीजिए, एरो नहीं मतलब ये कर्व, ऐसे कर्व, ये आर्क हो गया। आर्क ABC सबटेंड्स कौन सा एंगल बना रहा है? देखिए सेंटर वाला एंगल AOC, ये वाला एंगल AOC, और ये किसके बराबर होगा? आंसर है D में जितना बनता है उससे डबल होगा। तो 2 टाइम एंगल D, ये एंगल D है 2 टाइम। ये वाला सेंटर का एंगल, जितना एंगल D यहाँ बनता है इसका जस्ट डबल ये होगा। तो ये D है तो ये कितना होगा? डबल, 2 टाइम D। तो हमने इस सेंटर वाले एंगल को डबल कर दिया, 2 टाइम D। सिमिलरली देखिए एक दूसरा आर्क हम ले रहे हैं, ये आर्क है CDA, ये वाला, ये लंबा आर्क, मेजर आर्क इसको बोलेंगे। ये मेजर आर्क सरकमफ्रेंस में कितना एंगल बनाता है? देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है आर्क। इस आर्क का एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट यहाँ से एक लाइन आई सरकमफ्रेंस तक ये, यहाँ से एक लाइन आई सरकमफ्रेंस तक ये रहा एंगल। इस एंगल को किसने सबटेंड किया? ये वाले आर्क ने। इस आर्क का नाम CDA, इसने सरकमफ्रेंस में ये एंगल बनाया, इस एंगल का नाम है B। और यही आर्क सेंटर में कितना एंगल बना रहा है? आंसर है ये। उस पार से देखेंगे, ऊपर से देखिए तो ये रहा CDA, C से एक लाइन आई ये, A से एक लाइन आई ये, और ये एंगल बना। तो ये एंगल इसी आर्क ने बनाया है और इसी आर्क ने ये वाला एंगल भी बनाया है। तो सरकमफ्रेंस में जितना एंगल बनाएगा सेंटर में इसी का डबल बनाएगा। तो यहाँ B बना है तो यहाँ कितना बनेगा? 2 टाइम B। तो ये वाला जो एंगल है COA, ये किसके बराबर होगा? डबल B के बराबर। इसको भी लिख लेते हैं। एंड CDA, ये वाला आर्क CDA, ये दिस आर्क सबटेंड्स कौन सा एंगल? इस एंगल का, ये वाले एंगल का नाम बताइए। आंसर है COA। इधर से देखिए, ऊपर से देखना है आपको। दिस एंगल COA इज डबल, किसका डबल? इस एंगल B का डबल, एंगल B का डबल। ये 2 इक्वेशन मिले, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। अब ये वाला डायग्राम मैं मिटा देता हूं, ये आपके समझाने के लिए बनाया था खाली। ठीक, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या क्या है? ये खाली इतना। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपस में जुड़ जाएगा। देखिए क्या बनता है इनको जोड़ने से? AOC प्लस COA, एंगल AOC प्लस एंगल COA, और इधर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 2 टाइम एंगल D प्लस 2 टाइम एंगल B। ठीक, हाँ देखिए एंगल AOC एंगल COA, ये कितना एंगल बना? यहां से शुरू करते हैं। AOC ये वाला एंगल है और COA ये वाला एंगल है। तो टोटल यहां से चल के यहीं तक आ गए, तो ये टोटल एंगल कितना हुआ? एक सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? आंसर है 360 डिग्री। और दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचा? इसको पहले लिख लेता हूँ एंगल B, इसको बाद में लिख लेता हूँ एंगल D, और इस 2 को अगले स्टेप में इसके नीचे भेज दीजिए। इधर 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा। इधर बचेगा एंगल B, इधर बचेगा एंगल D, और ये कट पिट के कितना बच रहे हैं यहाँ लिखते हैं। सो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2, 180। ये और B और D क्या था? आंसर है B और D अपोजिट एंगल थे। देखिए B का अपोजिट एंगल D था और दोनों का सम कितना आ गया? 180। तो ये हमारी जो पहली चीज थी ये प्रूव हो गई। सिमिलरली ये अगर हमको प्रूव करना है तो आप एक सिंपल सा तरीका जानते हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ऐसे 4 साइड का फिगर A B C D,
किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, ये अपन जानते हैं। यहां हम लिखेंगे वी नो दैट इन ए क्वाड्रिलेटरल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसके बराबर होता है 360 के बराबर। यानी चारों एंगलों का सम, यहां भी इन चारों एंगलों का सम है तो ये क्वाड्रिलेटरल ही, इसलिए इन चारों एंगलों का सम कितना होगा 360। इसमें से एंगल बी और एंगल डी हम ऑलरेडी इसका सम कितना लिख चुके हैं 180, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। कौन कौन से एंगल बचे, एंगल ए और एंगल सी बचे। बी और डी का सम कितना है 180 और इधर क्या है 360, 180 को उधर भेजिए, इधर क्या बचा एंगल ए प्लस एंगल सी 360, 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो फिर यहाँ बचेगा एंगल ए प्लस एंगल सी, 360 में 180 गया 180 ये, तो इसका सम भी कितना आ गया 180। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने B और D इन दो अपोजिट एंगल का सम 180 बना दिया, A और C इन दोनों अपोजिट एंगल का सम भी 180 आ गया। इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो therefore इसको ऐसे लिख सकते हैं therefore either pair of opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। ठीक है, therefore sum of either pair of opposite angle, sum of लिख लीजिएगा, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। यानी अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। और इस चीज को पकड़ के दुनिया भर के थ्योरम बने आगे भी। अब इसको देखिए, हमने क्या प्रूव कर लिया, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। समझ आया। अब अगर हम मान लीजिए कभी भी आगे चल के ये प्रूव कर देते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया, हमने प्रूव कर दिया। कोई नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल दिया है, उसके अपोजिट एंगल का सम हमने 180 प्रूव कर दिया, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, आंसर है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। क्या मतलब है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, मतलब ये है कि उस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स से अगर हम एक सर्कल पास कराना चाहें तो सर्कल पक्का चारों को टच करते हुए जाएगा। यानी ये चारों कोने जो हैं कॉर्नर, वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर ही आएंगे। एक सर्कल ऐसा बनेगा जो उसके चारों कॉर्नर से पास हो जाएगा, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो डेफिनेटली वो कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, साइक्लिक। क्या मतलब, अगर हम एक सर्कल बनाएंगे तो वो सर्कल कहाँ से पास होगा, उसके चारों कॉर्नर से पास होगा। समझ गए। तो ये थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं जो कि आपका आया है चैप्टर नंबर 13 से। ठीक है, ये आपके कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, और इसमें दो ही तरह के कंस्ट्रक्शन इस साल आपके सिलेबस में है। पहला है इन सर्कल और दूसरा है सरकम सर्कल। तो सरकम सर्कल पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन आपकी बुक से नहीं है। आपकी बुक में नहीं है तो ना तो आपको एग्जाम्पल में मिलेगा, ना ट्राई दिस में मिलेगा, ना एक्सरसाइज में मिलेगा। तो ये आउट ऑफ बुक क्वेश्चन आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा। देखिए, हमसे बोला गया है कंस्ट्रक्ट ए सरकम सर्कल, सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सरकम सर्कल किसको बोलते हैं, आंसर है ये एक ऐसा सर्कल होता है जो ट्राइंगल के बाहर से बनता है। ट्राइंगल में 3 कोने होते हैं, 3 कॉर्नर, तो तीनों कॉर्नर को टच करके जाने वाला सर्कल। यानी ट्राइंगल का तीनों कॉर्नर कहाँ रहेगा, सर्कल पर रहेगा, लेकिन ट्राइंगल अंदर रहेगा। सर्कल बाहर रहेगा, ट्राइंगल अंदर रहेगा। ऐसा फिगर क्या कहलाता है, सरकम सर्कल। अब चूंकि ये क्वेश्चन जो है वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, और इसको हमको कैसे बनाना चाहिए, तो आंसर है ज्योमेट्रिकल बॉक्स की हेल्प से बनाना चाहिए। यानी स्केल यूज़ करना चाहिए, पेंसिल यूज़ करना चाहिए, प्रोटेक्टर यूज़ करना चाहिए, कंपास यूज़ करना चाहिए। और बोर्ड में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को बनाने का मेथड बताऊंगा, बनाना आपको है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, तो मैं इसको पेपर में सॉल्व करके रिकॉर्डिंग करके आपके लिए अपलोड कर दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं इसका कंस्ट्रक्शन बताता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप बना लेंगे।
और इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी नोट कर लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर आप बताइए, तो फिर अपन उसके सॉल्यूशंस पेपर में लेकर के आएंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए आपको एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही जब ट्राइंगल बन जाएगा तो उसके बाद ही सर्कल बनेगा उसके बाहर से। तो ट्राइंगल बनाने का इन्फॉर्मेशन दिया है, ए बी जो साइड होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी। तो सबसे पहले आप स्केल रख के 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच लीजिए और उसका नाम ए बी रख दीजिए। मैं यहाँ रफ डाटा बना रहा हूँ, रफ डायग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल के साइड ए बी ऐसे खींच लेंगे, ए बी। मैं ये मान लेता हूँ कि ये कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, लेकिन आप इसको नाप के बनाएंगे, स्केल रख के 8 सेंटीमीटर नाप के ही इसको बनाना है। ए बी पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है, बीसी हमको बनाना है 5 सेंटीमीटर, लेकिन बीसी वाली लाइन कहाँ से जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी, बनना ट्राइंगल है ए बी सी ट्राइंगल। अब बीसी वाली लाइन कहाँ से जाएगी, तो बीसी वाली लाइन के लिए उन्होंने एंगल बताया है, देखिए एंगल बी कितना 60 डिग्री। तो आपको क्या करना है, अपना चांदा लेना है प्रोटेक्टर और उसको बी पे रखना है। ऐसे एंगल बनाना सबको आता है, मुझे उम्मीद है। बी पे रखेंगे तो वो आपको 60 डिग्री ऐसे ये लाइन दिखा देगा, ये ठीक। इसका नाम कुछ भी रख दीजिए बी एक्स। और ये कितना डिग्री दिख रहा है हमको, ऑलमोस्ट मैं अपने अनुमान के हिसाब से बना रहा हूँ, सपोज दिस इज 60 डिग्री मान लीजिए। आप नाप के बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट आएगा। अब ये BC नहीं है, ये तो B से X तक जाती हुई लंबी लाइन है। हमको इसमें क्या बनाना है, BC कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। अब तरीका ये है, आप चाहें तो स्केल रख लीजिए और 5 सेंटीमीटर यहाँ से नाप के ऐसे काट लीजिए। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है 5 सेंटीमीटर इतना छोटा होगा, तो ये हम ऐसे बना लेंगे। सपोज यहाँ तक आया ऐसे, मैं एक रफ डाटा ले रहा हूँ, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा C बनेगा। दूसरा तरीका बनाने का, कंपास लीजिए जिसमें आप पेंसिल फंसाते हो एंगल बनाने के लिए, उस कंपास को स्केल बिछाइए अपनी कॉपी में और 0 से लेके पेंसिल को फैला करके ऐसे 5 सेंटीमीटर भर लीजिए, तो आपके कंपास में 5 सेंटीमीटर का रेडियस भर जाएगा। अब कंपास की नोक यहाँ रखिए B पर और पेंसिल से इसमें एक आर्क ऐसे काट दीजिए। नोक कहाँ रखना है, यहाँ B पर। इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं क्योंकि मैं अनुमान से बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। तो कंपास की नोक आपको यहाँ रखनी है और पेंसिल जो, चूंकि इसमें 5 सेंटीमीटर का रेडियस भर चुका है, ऐसे आर्क कट कीजिए। जहाँ पे कटा उसको C लिख दीजिए और A से इसको ऐसे मिला दीजिए। मैं फिलहाल समझाने के लिए इसको ऐसे मिला दे रहा हूँ, ये ठीक। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया, ABC बन जाएगा ट्राइंगल ABC। इस लाइन को ज़्यादा लंबा खींचने की भी जरूरत नहीं है, छोटा भी आप रखेंगे तो चलेगा। सिर्फ हमको ये एंगल डायरेक्शन के लिए दी जाती है कि इसी लाइन में BC बनेगा और कहीं नहीं बनेगा, ठीक है। ये ट्राइंगल आपका बन गया। ये हो गया हमारा ABC और ये लेंथ कितनी की हो गई हमारी, अप्रॉक्स 5 सेंटीमीटर की। इसको भी आप मेजर करके लिख सकते हो कितने का आएगा। अब ये तो ट्राइंगल बना, अभी तो पहला काम हुआ है। अब हमको क्या करना है, सर्कम सर्कल बनाना है। सर्कम सर्कल बनाने का मेथड सुनिए। ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं, 3 में से किसी 2 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है। क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये कौन सी बला है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये बला नहीं है, ये क्या है, किसी भी लाइन को ठीक बीचों बीच काटने वाली लाइन आपको ड्रॉ करनी है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये एक लाइन है और इसका सेंटर पॉइंट यहाँ कहीं है। जैसे 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन है तो इसका सेंटर पॉइंट ठीक 5 सेंटीमीटर में होगा, यानी ये एक ऐसा पॉइंट होगा जो इस लाइन को इधर भी 5 सेंटीमीटर में बांट देगा, इधर भी 5 सेंटीमीटर में बांट देगा। टोटल 10 सेंटीमीटर था, तो ठीक बराबर बराबर बांट देगा। तो जो लाइन इसके ठीक सेंटर से जाएगा, ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब इक्वल पार्ट में बांटने वाला, और परपेंडिकुलर ये इस लाइन पर 90 डिग्री गिरेगा, इसलिए ये परपेंडिकुलर है। और बाइसेक्टर भी है क्योंकि इसने इस लाइन को इक्वल पार्ट में बांट दिया, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको बनाने का तरीका ये है कि जैसे ये लाइन है तो आपको क्या करना है, फिर से कंपास लेना है, अपनी पेंसिल सेट करना है उसमें, और उसमें कुछ भी रेडियस लेना है। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, देखिए क्या, यहाँ पे रखिए कंपास का नोक और पेंसिल को इतना फैलाइए कि इसका हाफ तक पहुँचे, हाफ से भी ज़्यादा चला जाए पेंसिल, यहाँ तक दिख रहा है। कंपास लेकर के पेंसिल नोक यहाँ रखेंगे, जो मेटल की नोक होती है यहाँ, और उसको इतना फैलाइए कि इसके आधे से ज़्यादा पेंसिल आ जाए यहाँ। तो उसमें कितना रेडियस भर गया, इसके आधे से ज़्यादा। अब यहाँ रखे नोक को यहाँ रखे पेंसिल को घुमाइए, एक आर्क छोटा सा यहाँ कट कीजिए, एक आर्क छोटा सा यहाँ कट कीजिए। रेडियस सेट, इसके आधे से ज़्यादा हमने आर्क लिया, रेडियस लिया, आर्क नहीं बोलेंगे रेडियस। यहाँ नोक को रखा, पेंसिल को फैलाया इसके हाफ से ज़्यादा, एक आर्क यहाँ मारा, एक आर्क यहाँ मारा।
अब इसको डिस्टर्ब नहीं करना है कंपास को, अब इस नोक को यहाँ पे रखना है इस एंड में, और यहाँ रख करके इसको ऐसे आपको कट करना है, इसको ऐसे आपको कट करना है। ये दोनों निशान जो मिलेंगे स्केल रख के दोनों मिला देना है। समझ गए? बस इतना सा काम है। स्केल रख के दोनों को ऐसे मिला दीजिए। आप देखेंगे ये ठीक बीचों बीच गई है, यानी ये 5 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर हो गई, और ये 90 डिग्री भी रहेगी। तो ये वाली जो लाइन बनती है इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, तो हमको क्या करना है? ट्राइंगल बनने के बाद, ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, किसी भी 2 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। किसी भी 2 साइड, वो अपनी मर्जी से आप कोई भी 2 साइड ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक साइड ये ले लेता हूं, एक साइड ये ले लेता हूं, कोई भी 2 साइड, या एक साइड ये ले लेता हूं। ठीक है, अब मैं रफ डाटा यहां से मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो हमको किसी भी 2 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो हम एक साइड ये वाली ले लिए, सपोज ये, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वैसे बनेगा जैसे अभी मैं बता रहा था। कंपास की नोक यहाँ रखोगे, इसके आधे से ज़्यादा पेंसिल को फैलाओगे, एक आर्क इधर कहीं मारोगे ऐसे, और एक आर्क इधर कहीं मारोगे, फिर कंपास की नोक को यहाँ रखोगे, सेम रेडियस के साथ इसको कट करोगे, इसको कट करोगे, और आप देखोगे ये ठीक बीचों बीच ऐसे जा रहा है। ये इधर कट हुआ था, ये इधर कट हुआ था, ऐसे कहीं जहाँ कहीं भी निशान बने उससे मतलब नहीं है। ये वाली लाइन ठीक इसके बीचों बीच जाएगी। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो स्केल रख के नाप लेना, ये ठीक 4 सेंटीमीटर से जाएगी, ऐसे चली गई। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। एक कट यहाँ लगा देता हूँ, एक कट यहाँ लगा देता हूँ। ठीक, नाम आप चाहें तो इसका रख सकते हैं, कुछ भी। सिमिलरली किसी एक और साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है। अब आप ये साइड भी ले सकते हो, ये साइड भी ले सकते हो, मैं इसको ले लूँ, आप इसको भी ले सकते हो। तो फिर इसको बनाने का तरीका, कंपास की नोक यहाँ रखोगे, इस लाइन का आधे से ज़्यादा, यानी इतना पेंसिल को फैलाओगे कि इसके आधे से ज़्यादा चला जाए, एक आर्क इधर मारोगे और एक आर्क इस तरफ मार लोगे ऐसे। फिर इसको उठा करके नोक यहाँ रखोगे, सेम रेडियस के साथ इसको कट करो, इसको कट करो और इसको जाने दो। आप देखोगे ठीक ये इसके बीचों बीच जाता है। अब ये एग्जैक्ट नहीं बन रहा उतना, लेकिन बिल्कुल बीचों बीच जाएगा। ठीक, मैं एक रफ डाटा लेकर के इसको बना रहा हूं, क्योंकि मेरा ट्राइंगल भी सही नहीं है इसलिए फिगर भी सही नहीं बनेगा। जब हम नाप के बनाएंगे तो एकदम बढ़िया बनता है, परफेक्ट। तो हम इसको फिलहाल ऐसे मान लेते हैं कि ये ऐसे गया होगा, ऐसे। ये फिलहाल मान लीजिए, आप एग्जैक्ट बना लीजिएगा। ठीक, आप देखिए ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दोनों ने एक दूसरे को यहां पे कट किया, दिखा। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस जगह पर एक दूसरे को काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वो बन जाएगा हमारा सेंटर। क्योंकि सर्कल बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? सेंटर। सेंटर मिल गया। जैसे ही सेंटर मिलेगा, आप अब अपनी कंपास की नोक को यहाँ रख सकते हैं। अब हमको एक रेडियस लेना है और सर्कल बनाना है। रेडियस हमको क्या लेना है? तो आप देखिए, सर्कम सर्कल बनाने के लिए यहाँ से ए तक का रेडियस, यहाँ से सी तक का रेडियस, यहाँ से बी तक का रेडियस, ये सब एक बराबर डिस्टेंस पे आएंगे, याद रखिएगा। यानी यहाँ से जब आप पेंसिल को फैलाओगे ए तक, नोक को यहाँ रखोगे कंपास का और पेंसिल को फैला के ए पर रखोगे, तो आप देखोगे कि जितनी दूरी पर, यहाँ इसको ओ बोल देते हैं, ओ से ए है, उतनी दूरी पर ओ से सी भी है, उतनी दूरी पर ओ से बी भी है। यानी ये तीनों रेडियस हैं, ओ ए, ओ बी और ओ सी। लाइन नहीं खींचना है इनके बीच में, ओ और ए, ओ बी, ओ सी को ज्वाइन नहीं करना है, खाली नापना है कंपास रख के। तो इसको नाप लिए, ये भी उतना ही बड़ा रहेगा, ये भी उतना ही बड़ा रहेगा, तो समझ जाइएगा ठीक बन रहा है। ये क्या है? रेडियस। तो बस अब यहाँ से यहाँ तक नापने के बाद ये हमारा सेंटर है। आप सर्कल को ड्रॉ कर दीजिएगा ऐसे, और आप देखोगे कि ये सर्कल बिल्कुल इन तीनों पॉइंट से पास होता है। अब ये थोड़ा गड़बड़ बनेगा, लेकिन जब आप बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ठीक है, और नहीं बनता है तो फिर कमेंट करना, तो फिर हम आपको बना के दिखाएंगे पेपर में बाकायदा, पेंसिल से, कंपास से, ये सारी चीज़ें। थोड़ा इसमें एरर जरूर होता है, लेकिन बहुत सावधानी से बनाएंगे तो ये बन जाएगा। अब ये सर्कल जो बना, ये ट्राइंगल के इस वर्टेक्स से भी जाएगा, इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, इसलिए इस सर्कल को क्या बोलते हैं? सर्कम सर्कल। अब मैं इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं, आप उसको नोट कर लीजिए और ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए मैं इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नोट कर देता हूँ। हाँ जी, तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप नोट कर लीजिए। जैसे जैसे मैंने यहाँ बनाया वैसे वैसे मैंने यहाँ पे स्टेप्स बना लिए। सबसे पहले हमने क्या किया था? एक ट्राइंगल बनाया था ABC। तो हमने लिखा एक ही लाइन में, कम शब्दों में इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ABC, एक ही लाइन में, विथ साइड AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा डाटा। उसके बाद जब ट्राइंगल बन गया तो हमने क्या किया? किसी भी 2 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हों ओ पर, और उसी को हमने सेंटर ऑफ सर्कल मान लिया। ये
तो यहाँ हमने लिखा ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड ए सी। एक हमने ए बी के लिए बनाया है, एक हमने ए सी के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था। दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? ओ पर। तो हमने लिखा ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड ए सी विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इसी ओ को क्या लेना है? सेंटर। और रेडियस किसको लेना है? ओ से ए या ओ से बी या ओ से सी, तीनों बराबर डिस्टेंस पर होंगे तभी ये रेडियस होंगे। टेकिंग ओ एज ए सेंटर एंड ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी एज रेडियस, ड्रॉ ए सर्कल विच पासेस थ्रू पॉइंट ए बी एंड सी। और इनको रेडियस लेके ओ ए ओ बी ओ सी को आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कहाँ से पास होगा? पॉइंट ए से, पॉइंट बी से, पॉइंट सी से। और ये जो सर्कल हमारा बनेगा यही क्या होगा? रिक्वायर्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल होगा। दिस सर्कल इज रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। और अब आपका एक काम है, जब ये बन जाए तो आपको इसका रेडियस नाप के लिखना है, मेजर करके। तो जब ये बन जाए तो ओ से ए नाप लीजिए कितना सेंटीमीटर है, उतना ही ओ से सी भी होगा, उतना ही ओ से बी भी होगा। जो भी मेजरमेंट आपका आएगा स्केल में उसको यहाँ लिख लीजिएगा इतना सेंटीमीटर, जितना भी आता है। मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैंने बोर्ड में बनाया है, आप कॉपी में बनाएंगे तो आप इसको नाप के जरूर लिखेंगे। तो यही है आपका चौथा असाइनमेंट। उम्मीद है थोड़ा वीडियो लंबा हो गया लेकिन आपको समझ में आया होगा। तो अगर कोई डाउट है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए क्योंकि इन सारी वीडियोस के लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं वहाँ लगभग हर बच्चे का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, गुड नाइट। क्योंकि ये मैं अभी 11 बजे रात ये वीडियो शूट कर रहा था और अभी लगभग 12 बज रहे हैं। तो जहाँ तक है आज 27 तारीख है, कल 28 मॉर्निंग में ये वीडियो आ जाएगी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।